गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बी पॉजिटिव क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। ए डेस्टिनेशन फॉर बेस्ट एजुकेशन, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और हम और आप मिलकर इसको और भी अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। चलिए अब आपका जो अगला टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि दियारा पद्धति क्या होती है। दियारा पद्धति, देखो सबसे पहले बात तो यह है कि दियारा पद्धति, इसके अंदर दियारा पद्धति तो मैं बता दूंगा, अभी तो ये टॉपिक तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो टॉपिक चल रहा है उसी में से क्वेश्चन पूछा करो कि उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको या समझ नहीं आया तो उसी को आप रिपीट करवा सकते हो, उसमें से कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन जो टॉपिक नहीं चल रहा है उसमें से क्वेश्चन मत पूछा करो, क्योंकि जो फ्लो होता है वो टूटता है, ठीक है। और एक नया टॉपिक है उसे बताने के अंदर यदि हम इसके अंदर जाएंगे तो हमारा जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सिलेबस है उसी में से और जो हम पढ़ रहे हैं उसी में से क्वेश्चन पूछना है। तो दियारा पद्धति क्या होती है? तो ये जो दियारा पद्धति है ये हमारी, जैसे मान लो आपकी ग्रीष्मकालीन जो फसलें होती है, जिसे आप क्या कहते हो, जो जायद की फसलें होती है, कौन सी, देखो रबी, खरीफ और जायद। जायद की जो फसलें होती है उनमें ये अपनाई जाती हैं। क्लियर है? यहां पर हम बात करते हैं कि जैसे गर्मियां आ गई, क्या आ गई, गर्मियां। तो गर्मियां जब स्टार्ट होती है, जैसे वर्षा ऋतु हो गई, वर्षा ऋतु होती है तो उस समय आपको पता है कि नदियों में बहुत ज्यादा पानी आता है, ठीक है। और जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है या समाप्त हो जाती है उसके बाद में शीत ऋतु आती है। शीत ऋतु में भी कुछ नदियों में पानी बहता रहता है, लेकिन जैसे ही ग्रीष्मकालीन ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है और जब जनवरी फरवरी का माह आता है तो उस समय इन नदियों में क्या होता है, पानी सूख जाता है। नदियों में पानी सूख जाता है। और नदियां कौन सी, जो बड़ी नदियां होती है, ठीक है। तो जैसे कुछ नदियां होती है वो 12 होती है, या फिर जिनमें नदियों में पानी, जैसे मान लो गंगा भी है, तो जब वो उफान पर होती है तो बहुत लंबा दूरी में और चौड़ाई में बहती है, लंबी दूरी और चौड़ाई में बहती है, तो इस वजह से वो बहुत सारा स्थान घेरती है। और इसके बाद में जब नदियों में पानी कम हो जाता है या छोटे से क्षेत्र में से गुजरने लग जाती है नदी, तो उसके बाद में जो नदी का बीच का पार्ट होता है, जैसे मान लो ये नदी जा रही है आपकी, ये नदी जा रही है, ये एक पुरानी पद्धति है। क्या है? एक पुरानी पद्धति है। तो ये नदी जा रही है, अब मान लो इसमें पानी खत्म हो गया है, लगभग थोड़ा सा ये थोड़ा पानी बह रहा है। तो इसमें क्या है कि आपका जो ये क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या किया जाता है, किसानों के द्वारा फसलें उगाई जाती हैं। और फसलें कौन सी उगाई जाती है? कुकुरबिटेसी कुल की। कुकुरबिटेसी कुल की कौन सी फसलें होती है? कुकुरबिटेसी कुल की फसलें उगाई जाती हैं। कौन सी फसलें उगाई जाती है? कुकुरबिटेसी कुल की जो फसलें होती है उनका यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। और जो ये पद्धति होती है कि नदियों के बीच में जो भूमि होती है, मृदा का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में यदि यहाँ पर हम फसलें ले रहे हैं तो ये जो क्षेत्र होगा, ये जो फसल होगी और ये पद्धति होगी, इस पद्धति को कहते हैं दियारा पद्धति कहते हैं। क्लियर है? ये कल्टीवेशनल पद्धति है, किसमें? कुकुरबिटेसी कुल की फसलों के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कुकुरबिटेसी फसलें क्यों ली जाती है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जनवरी और फरवरी माह में लगभग जो नदियां 12 नहीं होती उनमें पानी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद में जो नदी का पार्ट होता है, जिसे आप लोग पार्ट बोलते हो, या नदी जिस सेक्टर से बहती है, तो उसके बीचों बीच में पानी की मात्रा, उपलब्धता बहुत ज्यादा रहती है, पोषक तत्वों की मात्रा भी रहती है। तो वहां पर हम जनवरी फरवरी में सोच सकते हो कौन सी फसलें ले सकते हैं। उस समय तो हमारी रबी की फसल कटने वाली होती है, जैसे मार्च अप्रैल में कट जाती है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कट जाती है लगभग। और उसके बाद में हम बात करें कि जैसे खरीफ ऋतु, अब खरीफ ऋतु की जो फसलें होती है वो क्या हो जाती है आपकी लगभग सितंबर अक्टूबर में, सितंबर के आसपास कट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो फसलें हैं इस समय
अब इस समय हम गेहूं नहीं ले सकते, धान नहीं ले सकते, कुछ भी फसलें नहीं ले सकते। हम कौन सी फसलें ले सकते हैं यहाँ पर? कुकुरबिटेसी कुल की। इसलिए दियारा पद्धति कौन सी फसलों की बन गई? कुकुरबिटेसी फसलों की बन गई। ठीक है, तो दियारा पद्धति को किससे संबंधित है आपकी? ये मैं जब आपको आगे फसलें पढ़ाऊंगा कुकुरबिटेसी कुल की और आपकी जो फसलें होंगी उनमें हम ये चर्चाएं करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, तो ध्यान रखना आगे से कि जो क्वेश्चन पूछा जाए आपका वो टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। यदि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हो, तो उसका जवाब मैं अभी आपकी क्लास चलती किसके अंदर? जैव उर्वरक के अंदर, और हम कहाँ फंस गए? दियारा पद्धति में फंस गए। ठीक है, और हमारी जो क्लासें 2 दिन तक थोड़ी सी जो प्राकृतिक स्थिति है, जैसे कहा जाता है कि किसी अभी एक सॉन्ग या फिर आप जान सकते हो एक डायलॉग ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो जो डायलॉग है वो क्या है कि किसी का यार हंस रहा है, उस वजह से लगातार बारिश हो रही है, और ऐसे थोड़े से स्टेटस मान लो या फिर सोशल मीडिया पर जो साइटें हैं उन पर बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे हेवी ड्राइवर, मौज कर दी बेटे, ऐसी ट्रेंडिंग चल रहा है। तो उस वजह से किसी का यार हंस रहा था, तो उस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, हमारी क्लासें नहीं बन पाई, क्योंकि जो मेघराज है उन्होंने लगातार वर्षा की है। इस वजह से हमारी जो व्यवस्थाएं नहीं बन पाई, इस वजह से हमारी क्लासें नहीं आई है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे थे? आपके जैव उर्वरक पढ़ रहे थे, और जैव उर्वरक में हमने पढ़ा था कि हमारी जो जैव उर्वरक पद्धतियां हैं या जैव उर्वरक में या जैविक जो खेती है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे बायोडायनामिक खेती की जो अवधारणा है वो किसने प्रस्तुत की, कब प्रस्तुत की, ये सारी जानकारी हमने पढ़ी थी। लुक टू द लैंड किसकी पुस्तक है, किसने लिखी थी और कब लिखी थी, और साइलेंट स्प्रिंग क्या है, क्या विशेषताएं हैं इसकी, तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था। इसके बाद में यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि जो जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक ये क्या होता है, किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसके अंदर चर्चा करते हैं हम। तो जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उन्होंने एक चीज बताई थी, मतलब एक कहावत कही थी उन्होंने। किन्होंने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी। महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये जो धरती के सपूत हैं, ये जो धरती के सपूत हैं, ये यदि धरती की भूख और प्यास को अच्छे से समझ जाते हैं, वो ही सपूत इस धरती जो माँ है, इसके जो उत्पादन प्राप्त होता है उसके हकदार माने जाते हैं। तो धरती की भूख और प्यास, धरती की भूख क्या होगी यहाँ पर क्या कहने का अर्थ क्या है इनका, कि भूख से अर्थ है इसमें पोषक तत्व, और प्यास का मतलब है पानी। यदि कोई किसानों के बारे में कहा गया है कि यहाँ पर जो किसान है, यदि वो इसकी भूख और प्यास को जान जाता है तो वो इसके जो धन होता है, इसका उत्पादन होता है, उसके सच्चे हकदार माने जाते हैं। तो कौन है जो इसकी समझता है? क्या कोई बिजनेसमैन समझ पाता है इसकी भूख और प्यास को? नहीं, केवल कौन समझ पाता है? किसान समझ पाता है। और किसान ही क्या करता है? मृदा से क्या करता है? यहाँ पर उत्पादन प्राप्त करता है। तो इनका कहने का मतलब है कि किसान क्या है? इसकी भूख और प्यास को समझते हैं। तो यहाँ पर पोषक तत्व है, और पोषक तत्व और पानी की जो पूर्ति कर देगा, और वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर इसका जानकार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भूख और प्यास से, मतलब मृदा की जो भूख और प्यास है उसको शांत करने वाला, और शांत करने वाला कौन होगा? किसान होगा। और किसान ही क्या होगा? इसकी उत्पादन प्राप्त होगा, उसका हकदार होगा। क्या बिजनेसमैन क्या इसका हकदार होगा? नहीं होगा, बिजनेसमैन कोई भी इसका हकदार नहीं होगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या बात कही कि इन्होंने भूमि के सपूत, यानी कि धरती के सपूत, जो कोई भी इसकी भूख और प्यास की
चिंता करेगा वही क्या होगा, इसके उत्पादन और इसके जो धन होगा वो सच्चे धन के सच्चे अधिकारी माने जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद में यदि हम चर्चा करें इसके अंदर, तो अगला जो इसी क्रम में यदि मैं यहाँ पर बताना चाहूँ आपको कि खाद्य व कृषि संस्थान, खाद्य व कृषि संस्थान जो है आपका संगठन है, क्या है? संगठन। खाद्य व कृषि संगठन ये कहाँ पर स्थित है रे? ये रोम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रोम में। कहाँ पर स्थित है? रोम में। क्लियर है? ये कहाँ पर स्थित है? रोम में स्थित है। और इन्होंने बताया है कि यदि क्या है, यदि आपकी जो मर्दा है, क्या है? मर्दा है, मर्दा के इन्होंने देखो यहाँ पर खाद्य व कृषि संगठन है, कृषि संगठन ये कहाँ पर स्थित है? रोम में स्थित है। और इन्होंने वर्ष 2014 को मर्दा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया है। मर्दा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया है। क्या किया है? घोषित किया। ठीक है। इसके बाद में यदि यहां पर हम बात करते हैं कि भारत में क्या हो रहा है? उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है। उर्वरकों का क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण यहां पर सूक्ष्म पोषक तत्व, कौन से पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व, इनकी क्या होती जा रही है? भारतीय मृदाओं में क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। भारतीय मृदाओं में क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। तो यहाँ पर यदि हम इसकी जानकारी प्राप्त करें तो भारतीय मृदाओं में 47% मृदाओं में, कितने प्रतिशत मृदाओं में? 47% मृदाओं में क्या है? आपकी जस्ता जानते हो? जस्ता जिंक की कमी पाई जाती है। कितनी प्रतिशत मृदाओं में? जिंक की कमी कितनी प्रतिशत मृदाओं में पाई जाती है? 47% मृदाओं में पाई जाती है। 47% मृदाओं में पाई जाती है। इसी के साथ यदि यहां पर 11.5% मृदाओं में, 11.5% मृदाओं में Fe लोहे की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? लोहे की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? लोहे की कमी पाई जाती है। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर हम बात करें कि 4.8% मृदाओं में क्या पाई जाती है? यहाँ पर तांबे की कमी, कॉपर की कमी पाई जाती है। तांबा की कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है रे? तांबे की कमी पाई जाती है। इसी के साथ 4% मृदाओं में मैग्नीज की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? मैग्नीज की कमी पाई जाती है। यहां पर जो जिंक है, देखो ये जो कमी है, ये कमी किसके कारण हुई है? यदि हम जैविक उर्वरक प्रयोग करते या फिर आपके जो जैविक खेती है उसको अपनाते तो इस प्रकार की पोषक तत्व की जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी कमी होती क्या? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो जैविक खाद होता है, कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, इनमें सभी प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो प्रचुर मात्रा में होते हैं और सही अनुपात में होते हैं। तो ये मृदा की उर्वर क्षमता को बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर 47% मृदाओं में उर्वरकों के लगातार प्रयोग करने से, क्योंकि इनमें एनपीके डलती और एनपीके की तो पूर्ति हो जाती है, लेकिन कौन से पोषक तत्वों की? जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, लघु पोषक तत्व, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। तो यहाँ पर 47% मृदाओं में क्या पाई जाती है? जिंक की, जस्ते की कमी पाई जाती है। 11.5% मृदाओं में किसकी? लोहे की। और यहाँ पर 4.8% मृदाओं में तांबे की कमी पाई जाती है और 4% मृदाओं में क्या पाई जाती है? मैग्नीज की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर आपके ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, जेट में पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक मात्रा में
कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक मात्रा में कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। तो कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, यहाँ पर जिंक जस्ते की कमी पाई जाती है और कितनी प्रतिशत है, 47% मृदाओं में क्या पाई जाती है, इसकी कमी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं जैव उर्वरक की। किसकी बात करते हैं, जैव उर्वरक की बात करते हैं। जैव उर्वरक क्या होता है, ये तो क्या है, जैविक खेती की कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन हो गई इसकी, ये कह सकते हो इसके लिए। हिस्ट्री हो गई इसकी, कह सकते हो, हिस्ट्री भी कह सकते हो इसकी। ठीक है, अब जैविक उर्वरक कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने वाले जैव उर्वरक कौन कौन से हैं। तो यहां पर नाइट्रोजन को जो उपलब्ध करवाने वाले जैव उर्वरक है, उनमें ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सहजीवी प्रकार के, एक कौन से, सहजीवी प्रकार के, सहजीवी प्रकार के जीवाणु। और यहां पर जीवाणुओं की बात करें तो जीवाणु कौन सा होगा, राइजोबियम हो सकता है, राइजोबियम। कौन सा जीवाणु होगा, राइजोबियम। ये किस प्रकार का जीवाणु है, राइजोबियम है, क्योंकि ये जो फसलें होती हैं इनकी जड़ों में राइजोबियम गांठें पाई जाती हैं। जैसे ये गांठ पाई जाएगी, ये गांठ, और इस गांठ के अंदर राइजोबियम जीवाणु भरे होते हैं। जो गांठें होती है इनमें क्या होते हैं, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, NO3- में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, यहाँ पर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। किसको, नाइट्रोजन को। इसे आप जैविक उर्वरक कह सकते हो या जैविक स्थानांतरण कह सकते हो, जैविक स्थानांतरण कह सकते हो। क्या कह सकते हो, जैविक स्थानांतरण कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसको, जैविक स्थानांतरण। देखो, सहजीवी प्रकार के जीवाणु कौन से हैं, राइजोबियम है। एकमात्र ये जीवाणु है जो क्या है, सहजीवी की तरह कार्य करता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रोराइजा, चलो अब आगे चर्चा करेंगे हम। माइक्रोराइजा क्या है, ये एक प्रकार का जड़ों और कवकों के मध्य क्या है, एक सहजीवी की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे थोड़ा सा आगे। तो ये सहजीवी प्रकार का है, इसमें क्या है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, और ये नाइट्रेट में स्थिरीकरण करता है। इसके बाद में इसे क्या कह सकते हो, जैविक स्थानांतरण कहते हो। इसको क्या कह सकते हो, जैविक स्थानांतरण कह सकते हैं, जैविक स्थानांतरण कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में सहजीवी प्रकार के हो गए। सहजीवी प्रकार के पश्चात मुक्त जीवी, मुक्त जीवी। अब मुक्त जीवी बैक्टीरिया है, जीवाणु है। मुक्त जीवी प्रकार के जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उनकी चर्चा करते हैं। तो यहां पर सहजीवी प्रकार का हो गया। सहजीवी प्रकार के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर राइजोबियम जीवाणु हो गया। राइजोबियम जीवाणु के अंदर नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है ये, और जैविक स्थानांतरण कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मुक्त जीवी मतलब मर्दा के अंदर मुक्त रूप से पाए जाते हैं। ये पौधे के ऊपर सहजीवी की तरह या पौधे के ऊपर स्थित नहीं पाए जाते हैं। यानी पौधों को सहजीवी किसे कहते हैं, ये बताओ आप लोग, ये कमेंट करके बताना आप लोग, सहजीवी किसे कहते हैं और मुक्त जीवी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ कि मुक्त जीवी क्या होता है। सहजीवी के बारे में आप बताओगे, परिभाषा बताओगे कमेंट करके। यहाँ पर मुक्त जीवी ये मर्दा में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, एजोस्पाइरलम, एजेटोबैक्टर, और एजोस्पाइरलम,
एजोस्पाइरिलम। यहां पर देखो एजेटोबैक्टर है, एजेटोबैक्टर जैसे गेहूं, जौ, जई आदि फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ आपकी जो तिलहन कुल की फसलें होती है, तिलहनी जो फसलें होती है, तिलहनी फसलें होती है, उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मेरे पास कमेंट आया था जब मैं आपको बीज पढ़ा रहा था, उसमें जब हम क्या कर रहे थे, सीड ट्रीटमेंट कर रहे थे, बीजोपचार कर रहे थे, उसमें मेरे पास कमेंट आया था कि ऑयली क्रॉप में कौन से बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखा करो, थोड़ा सा मतलब पेशेंस बनाए के रखा करो, जिससे क्या होगा आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। मैंने उसी समय कमेंट करके आंसर दे दिया था, लेकिन फिर भी आपको फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर एजेटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है, इसका प्रयोग तिलहनी कुल की फसलों में किया जाता है। मतलब आपकी दलहनी कुल को छोड़कर बाकी सभी फसलों में किसका करना है, एजेटोबैक्टर का प्रयोग करना है। क्लियर है। इसके बाद में एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम है ज्वार, मक्का, गन्ना आदि फसलों में इसका प्रयोग करना है। ज्वार, मक्का और गन्ना, इन फसलों में क्या करना है, इसका प्रयोग करना है एजोस्पाइरिलम। ये मुक्तजीवी प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, मुक्तजीवी प्रकार के होते हैं। मुक्तजीवी किसे कहते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से मृदा में उपस्थित होते हैं और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इसके अंदर दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। यहाँ पर यदि हम बात करें कि ये जो जीवाणु होते हैं 50 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। समझे कुछ। यहां पर जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, सहजीवी प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं 50 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। ठीक है, तो यहां पर 50 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यहां पर प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, तो यहां पर ये क्लियर है। इसके बाद में यदि हम एजेटोबैक्टर या मुक्त जीवी की बात करें तो ये 15 से 20 किलोग्राम, कितना, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, NO3 के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो यहां पर ध्यान रखने वाली चीज है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, किसमें, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, यहां पे भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदला जाएगा। किसमें बदला जाएगा, नाइट्रेट के रूप में बदला जाएगा। यहां पर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। क्यों, क्योंकि इन बैक्टीरियाओं को यहां पर अच्छी सी सुविधा नहीं मिल पाती है। ये तो क्या रहते हैं, जीवाणु जो राइजोबियम प्रजाति होती है, स्पीसीज होती है, वो क्या होती है, आपके प्लांट की जो रूट्स होती है उनके ऊपर ग्लैंड्स के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है, ग्लैंड्स के रूप में पाई जाती है। ये साथ ही साथ इन राइजोबियम जो बैक्टीरियाज होते हैं, इनको यहाँ से न्यूट्रिशन मिलता रहता है, जो ये क्या कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं। और प्लांट को ये क्या अवेलेबल करवाते हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, एक पोषक तत्व के रूप में अवेलेबल करवाते हैं यहाँ पर। क्लियर है, यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में मुक्त जीवी प्रकार के ये भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में ही कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, ये किसी पौधे के ऊपर स्वतंत्र रूप, किसी पौधे के ऊपर सहजीवी रूप से नहीं पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, मुक्त जीवी रूप में पाए जाते हैं, इसलिए ये इतनी मात्रा में नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका किसका, सहजीवी प्रकार के और मुक्त जीवी प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं उनके बारे में चर्चा हो गई। इसके बाद में कुछ आपका, इसको उतार लो, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। 15 से 20 kg है यहाँ पर। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं, आपने सुना होगा BGA का नाम, BGA सुना है? सुना है तो आप कमेंट करके बताइए हमें तुरंत, तब तक मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं। BGA, चलो मैं लिख ही देता हूं यहां पर BGA। कौन सा GA आ गया, ये BGA। यहां पर देखो BGA
ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मतलब नील हरित शैवाल, शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। देखो ये क्या करते हैं, ये आपके ज्यादातर जो इन नील हरित शैवालों का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है या तो हरी खाद में, या तो किया जाता है हरी खाद में। किसमें प्रयोग किया जाता है? हरी खाद में प्रयोग किया जाता है या फिर इसका प्रयोग किया जाएगा आपका धान की फसल में। किसमें? धान की फसल में। या फिर आप यहां पर एक चीज और समझ सकते हो इसको, कि मैंने धान की फसल ही क्यों बताई है यहां पर, क्योंकि यहां पर जो नील हरित शैवाल है ये किसमें पाए जाते हैं? वाटर में पाए जाते हैं, वाटर में अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं। किसमें ग्रोथ अच्छी कर पाते हैं? वाटर में ग्रोथ अच्छी कर पाते हैं। तो ये वाटर में पाए जाते हैं। तो ये कौन से क्षेत्रों में ज्यादा अवेलेबल हो पाएंगे? तो ये कौन से क्षेत्रों में ग्रोथ, कौन से क्षेत्रों में ज्यादा कर पाएंगे? जिन क्षेत्रों में पानी की अधिकता होगी। तो पानी की अधिकता वाले क्षेत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग किया जाता है, नील हरित शैवालों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? यहाँ पर कौन से क्षेत्रों में ब्लू ग्रीन एल्गी का, कौन से क्षेत्रों में? जिन क्षेत्रों में पानी की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद में यहां पर मैं इसके नील हरित शैवाल के कुछ एग्जाम्पल बताना चाहूंगा आपको। यहां पर जैसे एनाबीना, नोस्टोक, एजोला। देखो एजोला, एनाबीना, नोस्टोक, ये कुछ प्रजातियां हैं। क्या है? ये कुछ प्रजातियां हैं किसकी? ब्लू ग्रीन एल्गी की, नील हरित शैवालों की। क्या है? ये कुछ प्रजातियां हैं यहां पर। तो ये कौन कौन सी? देखो एजोला, इसे वाटर फर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर फर्न। इसे क्या बोलते हैं? वाटर फर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वाटर फर्न बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद में एनाबीना और नोस्टोक, एनाबीना और नोस्टोक जो आपकी जो होती है प्रजातियां, इनका प्रयोग भी हम क्या करते हैं? आपकी इसके अंदर नील हरित शैवाल के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब जो एजोला है इसका प्रयोग किया जाता है धान की फसल में। किसमें किया जाता है? प्रमुख रूप से धान की फसल में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर वाटर फर्न जो है, एजोला है, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? आपकी धान की फसल में किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एनाबीना और नोस्टोक, इनका प्रयोग भी किया जाता है किसके रूप में? नील हरित शैवाल के रूप में किया जाता है। यहाँ पर एनाबीना नोस्टोक का प्रयोग भी किसमें कर सकते हैं? धान में कर सकते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से जो वाटर फर्न है, एजोला है, इसी का प्रयोग किसमें किया जाता है? आपका धान के अंदर किया जाता है। ठीक है। और इसको यदि हिंदी में कहे तो जलीय पर्ण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जलीय पर्ण कह सकते हैं। जल की पत्ती, क्या कह सकते हैं इसको? जल की पत्तियां कह सकते हैं इसको। ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो आपकी दीवारें होती है उनके ऊपर वर्षा ऋतु में ग्रीन ग्रीन से एक परत सी आ जाती है, तो वो क्या होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। ठीक है। तो इसे जलीय पर्ण भी कहा जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो नील हरित शैवाल है, इनका प्रयोग किसमें? एक तो हरी खाद में, क्योंकि ये साथ ही साथ क्या बढ़ाते हैं? जीवाश्म पदार्थों की मात्रा भी बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? जीवाश्म पदार्थों की मात्रा बढ़ाते हैं, जो मृदा में कार्बनिक स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है। यदि मृदा में कार्बनिक स्तर बढ़ेगा तो इसके साथ साथ यहाँ पर सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि होगी और मृदा की जल धारण क्षमता, पोषक तत्वों का स्तर बढ़ेगा और मृदा की भौतिक और रासायनिक दशा में क्या होगा? सुधार होगा। तो ये किसमें प्रयोग किया जाता? किसका प्रयोग किया जाता है? नील हरित शैवालों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। धन्यवाद। अब आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में।
आपकी अभी तो राइजोबियम की जो स्पीसीज है उनके बारे में चर्चा करेंगे, कौन सी फसल में कौन सी स्पीसीज प्रयोग होती है, किस स्पीसीज अच्छी जो क्वालिटी की है वो कौन सी फसल में प्रयोग की जाती है, ये चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं। इसी के साथ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दबा के ठोक के शेयर कीजिए।